नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जुल्का और मैं आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूड के ऊपर। जो भी हम खाना खाते हैं, उसके अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो हमारी हेल्थ के ऊपर किस तरह से असर करते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा बेसिकली डायबिटीज़ के ऊपर, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। तो मेरा फोकस जो है आज के इस वीडियो में रहेगा कि फूड के अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स हमारी हेल्थ के साथ कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, और बेसिकली डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए ये चीज़ जानना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि आपको एक स्टूडेंट बनना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। रीज़न ये है कि अगर आपको पता होगा क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप अपनी हेल्थ को ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी हम खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, तो उसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स तो बहुत मेजॉरिटी में रहते हैं। एक तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी? जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें शुगर्स भी आती हैं, स्टार्चेज़ भी आते हैं, फाइबर भी आता है। तो एक मेजर कंपोनेंट हो गया कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कंपोनेंट हम जो जो फूड में खाते हैं, वो होता है फैट्स। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फैटी एसिड्स जो भी हम खाते हैं वो आते हैं, जो और बहुत सारे उस तरह के टाइप्स होते हैं फैटी एसिड्स के। और जो तीसरा मेजर कंपोनेंट फूड के अंदर मौजूद रहता है, जो भी हम खाते हैं, वो होता है प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स 3 चीज़ें किसी भी खाने में होती हैं अलग-अलग रेशियोज़ के अंदर। कुछ खाने ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें ज़्यादा होता है, कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, और कुछ खाने ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। पर सब खानों में ये तीनों कंपोनेंट्स मोटे-मोटे तौर पे रहते हैं, मेजर कंपोनेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कैल्शियम। फूड्स के अंदर आयरन रहता है, ठीक है? और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फूड के अंदर रहती हैं, पर ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। जैसे हम आटा खाएँ, आटे की बनी रोटी खाते हैं, या फिर चावल खाएँ। तो जो भी प्लांट से बने प्रोडक्ट हैं या ग्रेन से बने प्रोडक्ट्स हैं, आटा, चावल, दालें, पल्सेस, उनमें मेजॉरिटी जो रहती है चीज़ उनके अंदर, वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। रीज़न कि ये जो प्लांट्स हैं, ये अ, जो सनलाइट से अपना जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रोड्यूस होती है, शुगर्स होते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, तो उसके अंदर फ्रुक्टोज रहता है, ठीक है? और अगर हम मिल्क की बात करें, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं। वो भी एक तरह की शुगर है, फ्रुक्टोज भी एक तरह की शुगर है। और जो फैट्स होते हैं दोस्तों, जैसे हम ऑयल्स खाते हैं डिफरेंट टाइप के, बटर हो गया, घी हो गया, ये सब फैट्स हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के फैट्स रहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं। किसी वीडियो में बात करेंगे कि कितनी तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, और हर फैटी एसिड जो है, हर तरह का फैटी एसिड हमारे हेल्थ के ऊपर कैसा असर छोड़ता है। हमारे पास 7 तरह के मेजॉरिटी फैटी एसिड्स होते हैं। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, फिर उसके अंदर ब्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, फिर प्यूफा, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आते हैं। फिर हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और ट्रांस फैट्स। सो फूड के अंदर ये 6-7 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, और अलग-अलग रेशियोज़ में रहते हैं। कुछ फूड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हैं, कुछ ऑयल्स के अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, कुछ जो ऑयल्स हैं उनके ऊपर लेबल ही लिखा होता है कि म्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड। अलग अलग तरह के होते हैं। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे फैटी एसिड्स के ऊपर। तो दोस्तों, जो शुगर्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं, एक तो होता है शुगर, दूसरा हम कह सकते हैं जी स्टार्चेस, और तीसरा हम कह सकते हैं जी फाइबर।
तो ये अलग-अलग तरह की शुगर्स होती हैं। अगर हम शुगर की बात करें, जो फ्रूट से बनती है या जो शुगर केन से जो बनती है शुगर, उसमें फ्रुक्टोज़ रहता है और ग्लूकोज़ तो रहता ही रहता है। तो जो व्हाइट शुगर है, जो प्रोसेस्ड शुगर होती है, उसमें फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज़ दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। अगर हम व्हाइट शुगर खाएँ जो गन्ने के रस से बनी है, गुड़ से बनी होती है, तो उसमें फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज़ दोनों बराबर मात्रा में रहते हैं। दोस्तों जो ग्लूकोज़ है वो तो हमारे ब्लड में हर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाएँ, तो वो हमारे ब्लड में जाके, हमारे पेट में जाके ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज़ ब्लड में जाती है इंसुलिन की मदद से और हमें सारे ऑर्गन्स को वो ग्लूकोज़ जो है हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करता है। तो दोस्तों जो व्हाइट शुगर के अंदर जैसे मैंने बताया कि 2 कंपोनेंट होते हैं, ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़। जो दूसरा कंपोनेंट जो फ्रुक्टोज़ है, वो दोस्तों ठीक तरह से मेटाबोलाइज़ नहीं होता, वो पचता नहीं है ठीक तरह से। वो पचता कहाँ पे है? वो लीवर में जाके पचता है और वो लीवर के अंदर लीवर फैट बढ़ाता है। उसका पचने का जो वे है व्हाइट शुगर का, जो फ्रुक्टोज़ कंपोनेंट है, वो सेम होता है जैसे कि अल्कोहल है। तो दोस्तों ये तो हो गया शुगर की बात। दूसरा होता है हमारे पास स्टार्चेज़। स्टार्चेज़ भी कई तरह के होते हैं। अमाइलेज़ स्टार्चेज़ होते हैं, अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेज़ होते हैं। अमाइलेज़ स्टार्चेज़ जो होते हैं वो जो बीन्स हैं, जो दालें हैं, उसमें रहते हैं। वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। उससे जो शुगर बनती है हमारी बॉडी में या जो ग्लूकोज़ बनता है हमारी बॉडी में, वो खाने से कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं, तो वो शुगर तो बनाएगा ही। चाहे वो हम नॉर्मल प्लेन शुगर की बात करें या स्टार्चेज़ की बात करें, जो वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, वो भी हमारे पेट में ग्लूकोज़ बनाते हैं। पर जो अमाइलेज़ रहते हैं, वो जो ग्लूकोज़ बनाते हैं, जो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज़ में अमाइलेज़ कार्बोहाइड्रेट्स, वो उनकी जो स्पीड है ग्लूकोज़ को रिलीज़ करने की स्लो होती है। और दूसरे होते हैं अमाइलोपेक्टिन, जो डिफरेंट ग्रेन से हमें मिलते हैं, जैसे ब्रेड्स हो गए, इस तरह के खाने से मिलते हैं। तो अमाइलोपेक्टिन्स से जो ग्लूकोज़ बनता है हमारी बॉडी में, वो थोड़ा फास्ट बनता है। उससे हमारे बॉडी में, जैसे हमने चावल खा लिए, व्हाइट राइस खाए, तो वो एकदम से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमें एक ग्लूकोज़ का स्पाइक देता है हमारे ब्लड के अंदर। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं और उससे हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज़ रिलीज़ होगा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं ख़ास करके, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो खाने से जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ रिलीज़ हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है। धीरे-धीरे हो रहा है, अगर वो अमाइलेज़ है, अगर वो अमाइलोपेक्टिन है, तो वो फ़ास्ट होगा। रीज़न ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट चेन्स होती हैं अमाइलेज़ के अंदर, वो स्ट्रेट चेन्स होती हैं, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक मॉलिक्यूल को ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी में। जो एंजाइम्स होते हैं हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन्स के अंदर, वो उसको धीरे-धीरे कट करते हैं। पर जो अमाइलोपेक्टिन होता है, वो एक बहुत ही पेड़ की तरह, जैसे ट्री की तरह ब्रांच्ड चेन कार्बोहाइड्रेट होता है। उससे क्या है कि ग्लूकोज़ मल्टीप्लाई होता है हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से। तो जो हम माइलोपेक्टिन वाले जो स्टार्चेज़ खाते हैं, जैसे आटा हो गया, आटे से बनी रोटी हो गई या व्हाइट राइस हो गया या स्पेशली मैदा हो गया, तो वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ को बहुत तेज़ी से राइज़ करते हैं। तीसरी चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट में आती है वो होती है फाइबर्स। फाइबर ये ऐसे होते हैं, फाइबर कार्बोहाइड्रेट की कुछ तो पच हमारे पेट में मेटाबोलाइज़ हो जाते हैं, पच जाते हैं, जिससे ग्लूकोज़ बन जाती है। कुछ नहीं पचते और वो हमारी गट में चले जाते हैं धीरे-धीरे, लार्जर इंटेस्टाइन से होके गट के अंदर चले जाते हैं और गट में क्या होता है, जो बैक्टीरियाज़ हैं ये उसको फीड करते हैं और वो बैक्टीरियाज़ जो हैं हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और ये जो फाइबर फूड है, जो फाइबर खाना हमारे लिए हमेशा अच्छा रहता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं फाइबर खाने के। इससे जो हमारा ब्लड शुगर लेवल जल्दी ग्रो नहीं होता। अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट खा भी रहे हैं तो उसको फाइबर के साथ खाना चाहिए या कुछ ऐसा फाइबर खाना चाहिए जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने मेन मेन शुगर्स के प्रकार पढ़े और हम ये देख चुके हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड का हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। तो दोस्तों हमें देखना चाहिए कि जो अमाइलेज वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जनरली मीडियम या लो रहता है। जो अमाइलोपेक्टिन्स हैं या फिर जो व्हाइट शुगर है, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स
हाई होता है और ये ब्लड में पीक प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज की। अगर ब्लड में ग्लूकोज की पीक प्रोड्यूस होगी, उतना ही पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा और धीरे धीरे हमारी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और डायबिटीज को ये बढ़ावा देते हैं। और जो फाइबर्स हैं, जो जिन फूड्स के अंदर फाइबर रहता है, उससे हमारा ग्लूकोज जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम रहता है। तो जो हम फाइबर वाला जब फूड खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खाते हैं, अगर फ्रूट जूस पियेंगे तो वो सारा उसका फाइबर तो खत्म हो गया। हम उसका जूस पीते हैं तो वो पूरा शुगर का उसमें पूरी शुगर होती है, चाहे उसमें ऊपर से शुगर ना भी मिलाई हो, वो नेचुरल शुगर होती है जो हमारे ग्लूकोज को बढ़ाता है, ब्लड के सीरम ग्लूकोज जिसको बोलते हैं। अगर हम फ्रूट को बिना जूस निकाले ऐसे ही खाएं तो उसके अंदर उसका फाइबर भी हमें फायदा देता है। तो फ्रूट को नॉर्मली होल फ्रूट खाना चाहिए जूस की बजाय। तो दोस्तों, ये जो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि क्या शुगर होती है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये किस तरह से बॉडी में कन्वर्ट होते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अंडरस्टैंड करना कि कौन से कार्बोहाइड्रेट या कौन से फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। और हम ये बात कर चुके हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, कि किसी फिक्स क्वांटिटी का जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके कितनी ग्लूकोज को रिलीज करता है हमारे ब्लड में, उसको हम उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। कुछ फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लो या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने चाहिए। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड होता है कि कितनी तेजी से वो फूड जो है उस शुगर को रिलीज करता है। एक तो है कि जी हम कितनी क्वांटिटी में वो फूड खाते हैं। जैसे हमने चावल खाए, कम चावल खाए तो ऑब्वियसली उससे जो शुगर रिलीज होगी कम होगी, ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा रिलीज होगी। बट चावल का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो दूसरे फूड से, सपोज करो मूंगफली से, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। रीज़न है कि अगर हम दोनों की बराबर क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं तो मूंगफली जो है, जो ग्लूकोज रिलीज करेगी ब्लड में, वो धीरे धीरे करती है। पर जो चावल है वो एकदम से ब्लड में शुगर रिलीज करते हैं, जिससे स्पाइक आता है। जो ब्लड का जो जिसमें ग्लूकोज का जो स्पाइक होता है वो इंसुलिन का बढ़ावा देता है। अगर इंसुलिन ब्लड में बढ़े तो फिर उससे सारी गड़बड़ बढ़ती है, उससे हम जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है हमारी बॉडी में। और अगर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो फिर डायबिटीज बन जाती है। वो भी हम बात कर चुके हैं कि वो किस तरह से डायबिटीज तक पहुंचती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि जब शुगर ब्लड में आती है एकदम से खाना खाने के बाद, तो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है ताकि जो हमारे सारे बॉडी के सेल्स हैं उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाए। वो सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? क्योंकि वो ग्लूकोज से एब्जॉर्ब करके जो सेल्स का जो पार्ट होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वहां वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, वो ग्लूकोज का जो पार्ट है। तो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया साइकिल है जिसको हमें समझना जरूरी है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जब ग्लूकोज की मात्रा बहुत रहती है, तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस होती रहती है हमारी बॉडी में और वो एब्जॉर्ब होती रहती है सेल्स पर। कुछ लेवल के बाद सेल्स ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो और ज़्यादा पंप करना पड़ता है पैनक्रियाज को इंसुलिन, ताकि उस ग्लूकोज को कम किया जाए। क्योंकि हमारी बॉडी में एक नेचुरल बैलेंस बना होता है कि ग्लूकोज का लेवल इतना ही रहना चाहिए, 100 से 120, 125, 130, इतना ही नॉर्मल एक हेल्दी इंसान में ग्लूकोज का लेवल होता है। पर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो बॉडी उसको कम करने की कोशिश करती है। उसको कम कैसे करती है बॉडी? पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज करवा के। पर सेल्स जब बहुत सारी ग्लूकोज को ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुके हैं तो उनमें और ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो वो इंसुलिन इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं होती ऐसे लोगों के ऊपर, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनके सेल्स में डेवलप हो जाती है। तो जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है और ज्यादा इंसुलिन पंप करनी पड़ती है ब्लड के अंदर, तो इंसुलिन भी बढ़ता रहता है और ग्लूकोज भी बढ़ता रहता है। पहले इंसुलिन का लेवल बढ़ता है पहले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, अगर उसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए तो फिर धीरे धीरे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, क्योंकि वो इंसुलिन इनइफेक्टिव होती है ग्लूकोज को कम करने के लिए, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाने के लिए। तो हम कहते हैं कि जी हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं। और जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो फिर ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ता रहता है, और वो बढ़ा हुआ लेवल जो है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। क्योंकि वो बढ़ा हुआ लेवल जो है हमारी जो छोटी छोटी धमनियां होती हैं ब्लड की, जो पाइप्स होती हैं बॉडी के अंदर, जो
उन उसको जो है ब्लॉकेज का, उसको डैमेज करने का वो काम करता है। बढ़ा हुआ ग्लूकोज जो है माइक्रो नर्व्स जो होती हैं, उनको डैमेज करता है, उसके एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करता है। तो इस कारण जो उससे प्रॉब्लम, नर्व्स की पहले प्रॉब्लम आती है, पैरों में दर्द होना, बॉडी में दर्द होना, या कईयों की आई साइट के ऊपर असर होता है, हार्ट की ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है, या फिर स्ट्रोक, ब्रेन की नर्व्स की ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है, किडनीज के ऊपर असर होता है। और जो दूसरी तरफ जो इंसुलिन बढ़ रहा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो भी जो डायबिटीज का ही पार्ट है, उससे जो है बड़ी जो हमारी धमनियां होती हैं, उनको वो डैमेज करना स्टार्ट होता है। तो ये एक ऐसी एक साइकिल है जिसमें बॉडी फंस जाती है जब हम ध्यान ना रखें अपने कार्बोहाइड्रेट और शुगर इनटेक का, और वो डायबिटीज जो है धीरे धीरे बढ़ती रहती है। पर दोस्तों, इससे बाहर आना पॉसिबल है अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और अपने फूड को कंट्रोल में रखें। हम वॉच करें कि हम क्या खा रहे हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, उससे हमारी बॉडी में कितना शुगर प्रोड्यूस होगा, उससे हमें क्या असर होता है। तो हमें कुछ टाइम तक देखना चाहिए कि हम क्या खाया है और उसका हमारा ब्लड शुगर के ऊपर क्या असर आया है। तो हमें एक ब्लड शुगर मेजर करने वाली मशीन साथ में रखनी चाहिए अपने पास। डेली फास्टिंग लेवल नोट कीजिए, उसके बाद खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद लेवल नोट कीजिए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेवल नोट करना चाहिए इमीडिएटली। तो दोस्तों, अभी जब अपने खाना पेट में गया है, खाया ही है अभी, तो इमीडिएटली वो शुगर नहीं रिलीज़ करता, उसको रिलीज़ करने में 40-45 मिनट लगते हैं। और पूरी तरह से उसको इफ़ेक्ट आने में 45 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक वो शुगर जो है, अपना खाना जो है, पूरी शुगर को रिलीज़ कर चुका होता है, जो भी उसने रिलीज़ करना हो। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इंसुलिन का एक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वो बॉडी में जो इंसुलिन रिलीज़ होती है पैनक्रियाज़ से, वो धीरे-धीरे उस शुगर को एब्ज़ॉर्ब करवाती है, और 2 घंटे के बाद वो शुगर वापस अपने लेवल पे आ जानी चाहिए। तो आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद देखिए कि आपकी शुगर अपने लेवल पे आई है या नहीं है। नॉर्मली ये लेवल 140 से नीचे होना चाहिए हेल्दी इंडिविजुअल्स में। बहुत हेल्दी हो तो 120 125, और 130-40 तक का रिलैक्स लेवल माना जाता है। अगर 140 से ऊपर आई है, 160-70 तक गई है, तो ये प्री डायबिटिक का साइन होता है। अगर 200 से ऊपर 2 घंटे के बाद खाना खाने के शुगर आए, तो इसका मतलब आप डायबिटिक हो। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें कि जी ये जो इसमें जो सेल्स हैं, वो इंसुलिन के एक्शन को रेज़िस्ट क्यों करते हैं? तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कितनी ग्लूकोज उन सेल्स के अंदर आप ठूस सकते हो, और वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाके बनती क्या है। नॉर्मली जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाती है, सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस ग्लूकोज को एनर्जी में प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी मसल्स को एनर्जी देता है। पर अगर हमें बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो वो जो शुगर है वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको नहीं यूज करता, बल्कि वो एक फैट की तरह उसमें डिपॉजिट हो जाती है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह का फैट होता है। अगर हम हिप्स पे या थाइज की बात करें, या शोल्डर्स की बात करें, या आर्म्स की बात करें, अगर वहाँ फैट डिपॉजिट हो, तो उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। ये नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, इतना ज़्यादा इसके लिए कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है अगर फैट डिपॉजिशन किसी के हिप्स या थाइज या, बिकॉज़ वो सबक्यूटेनियस फैट है, वो हमारी बॉडी के एक तरह के एनर्जी रिजर्व्स हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से बॉडी एनर्जी लेती है, अगर खाना ना मिले कुछ दिन तक। दूसरी तरह का जो फैट है, जो पेट के ऊपर जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं विसरल फैट। अगर किसी के पास विसरल फैट है, तो इसका मतलब उनकी हेल्थ जो है वो खराब हो रही है, वो डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो फैट एक रॉन्ग जगह पे हमारे ऑर्गन्स के अराउंड, वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड डिपॉजिट हुई है। और तीसरी तरह का जो फैट होता है वो होता है लीवर फैट, जो व्हाइट शुगर या अल्कोहल के सेवन से लीवर के अंदर डिपॉजिट होती है, और वो लीवर की फंक्शनिंग में काफ़ी बाधाएं पैदा करता है, और उससे हमारी हेल्थ और ज़्यादा खराब होती है। तो लीवर, फैटी लीवर जिसको बोलते हैं, अगर हम उसका ध्यान ना दें, और फैटी लीवर के बाद लीवर सिरोसिस की कंडीशन आती है, और लीवर डैमेज होने का खतरा भी रहता है। तो लीवर दोस्तों हमारे लिए एक बहुत ही भगवान का दिया हुआ एक अमेजिंग ऑर्गन है, जो बहुत सारे काम करता है बॉडी के अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हमने
डिफरेंट टाइप की शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी है, एक तरह का ओवरव्यू लिया कि ये हमारी बॉडी में यूज़ कैसे होती है और डिफरेंट टाइप की शुगर्स डायबिटीज़ को कैसे लीड करती हैं, और अगर हम इसके लिए अवेयर रहें, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहे, तो हम किस तरह से डायबिटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे अपने कमेंट्स भेजते रहिए और बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम आगे और भी बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को के ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।